सत्ता पक्ष के लिए तो बांकीपुर सीट का नतीजा 440 वोल्ट का झटका देने वाला है, यानी बीजेपी के लिए। जो सीट बीजेपी के अध्यक्ष की हो, यानी जो सीट बीजेपी को अध्यक्ष दे दे, उस सीट से बीजेपी हार गई, और हारी भी 19,000 से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से। मतलब बिहार में जहां पहली बार अप्रैल में बीजेपी का सीएम बना, जहां से पहली बार बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, वहां की राजधानी पटना की बांकीपुर सीट से बीजेपी को जनसुराज के प्रशांत किशोर हरा देते हैं। उस बांकीपुर से हरा देते हैं जहां 1995 से बीजेपी कभी नहीं हारी, जहां से 2000 से लेकर 2025 तक हर चुनाव में बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिलते रहे। नितिन नवीन राज्यसभा गए तो सीट खाली हुई, और उस सीट पर 2024 में बनी पार्टी जनसुराज के प्रशांत किशोर 64,000 से ज्यादा वोट पाकर जीत जाते हैं। मतलब बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की परंपरागत सीट नहीं बचा पाई। क्या अब उपचुनावों में भी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे संकट मोचक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे? वही संकट हटने के लिए उतरेंगे क्या मैदान में? और राजनीतिक संकट की मैं बात कर रही हूं। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा नहीं संभालेंगे, जीत नहीं मिलेगी, यानी या परेशानी का हल नसीब नहीं होगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक मोर्चा नहीं संभालेंगे, बीजेपी मुश्किल चुनौतियों से नहीं लड़ पाएगी? अगर ऐसा नहीं है तो बांकीपुर से बीजेपी कैसे हार सकती है? वहां तो नितिन नवीन मौजूद थे, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद थे। दो पावरफुल चेहरे हैं कि नहीं है, आप बता दीजिए मुझे। इन दोनों की जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? सम्राट चौधरी की तो ये पहली परीक्षा थी, असफल कैसे हो गए? क्यों नहीं संभाल पाए राजधानी की वो सीट? डबल इंजन की सरकार, वहां सांसद बीजेपी के, आस पड़ोस की सीटों के विधायक बीजेपी के या फिर एनडीए के, फिर कैसे हार गए? ये सवाल आज बीजेपी को खुद से पूछना पड़ेगा, और ये सवाल हम भी पूछेंगे। और यही सवाल बिहार में विपक्ष को भी खुद से पूछना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले इस बात को मत भूलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की गारंटी है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा नहीं संभालते हैं तो नो गारंटी नो वारंटी। सीजेपी जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर वो सेल्फी नहीं बनाई, जेनजी को अपने पक्ष में नहीं लिया, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, हालात जस के तस भी नहीं बदतर होते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लगातार बीजेपी एक से बढ़कर एक चुनाव जीतती चली गई है। लेकिन अब बड़ा सवाल संगठन को भी और नेताओं को भी अपने आप से पूछना पड़ेगा कि उस जीत की गारंटी को और तगड़ा और पैना करने के लिए जो काम होना चाहिए था, ग्राउंड पर चुनावी रणनीति जो बननी चाहिए थी, वो बन पाई है। और आज ये सवाल इसलिए भी उठेंगे क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी सीट नहीं थी, ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की, नए नवेले अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी। और वो भी एक दो चुनाव पुरानी सीट नहीं, 95 से बीजेपी यहां पर जीतती रही है। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि एक नई नवेली पार्टी, उस नई नवेले पार्टी का नया नवेला चेहरा जो अब तक सिर्फ चुनावी स्ट्रैटेजीज बनाया करता था, चुनाव जीत जाता है। और अगर इन सारी चीजों को देखकर विपक्ष खुश हो रहा है, ताली बजा रहा है, तो ताली बजाते बजाते जरा रुक जाए और ताली में इस्तेमाल होने वाले इन दोनों हाथों में से एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए इंडेक्स फिंगर को जरा अपने दिमाग पर लगाएं, मस्तिष्क पर, और सोचे इतनी पुरानी विपक्षी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो कि आरजेडी हो, उसकी जगह नई नवेली पार्टी को लोग क्यों चुनते हैं? विपक्षी गठबंधन का नाम तो महागठबंधन है, लेकिन महा जैसा वहां क्या कुछ बचा है? बिहार के सबसे बड़े पार्टी के तौर पर आरजेडी को जाना जाता है। आरजेडी के उम्मीदवार आप जानते हैं बांकीपुर में जमानत भी नहीं बचा पाई, और इसीलिए नसीहत अब घर से आ रही, कहीं और से नहीं। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की बेटी तेजस्वी यादव की बहन
रोहिणी आचार्य बांकीपुर के नतीजों पर क्या कहती है आप जानते हैं? वो कहती हैं, हालांकि उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, वो कहती है बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों से ये फिर से साबित हो गया है क्या जीत उसकी जरूर होती है जो लगातार लड़ता है, यानी कंसिस्टेंसी, जनता से उसका निरंतर जुड़ाव होता है, जो कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सम्मान करता है और उनके साथ संपर्क और संवाद को कायम रखता है। बहन का बयान है और ये सीधा बयान क्या अपने भाई तेजस्वी यादव की तरफ नहीं है या उनके लिए नहीं है? चुनाव आते जाते रहेंगे। आज सावन का पहला सोमवार है, हम दर्शन करने आए हैं। इस बयान से साफ है कि तेजस्वी यादव बांकीपुर उपचुनाव को लेकर कितनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और इससे यह सवाल उठता है कि वो कितने सीरियस थे। अब ये बात सिंगापुर में बैठी उनकी बहन को तो समझ में आ गई, लेकिन बहन को तो घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, फिर उनकी कैसे सुनी जाएगी? वो तो बिहार चुनाव के दौरान भी कह रही थी कि आरजेडी की रणनीति गलत है, पर उनकी बात सुनने की जगह उन्हें उनके दावों के मुताबिक गालियां देकर बाहर कर दिया गया। अब जो बिहार के मुद्दों को लेकर सीरियस ही नहीं होगा, बिहार उसे जगह कैसे दे देगा? जिसने सीरियस होकर सियासत की वो देश की सबसे बड़ी पार्टी को चौंका गया। और ये सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है, राजनीतिक पार्टियों में जो जेनजी पार्टियां हैं, जेनजी पार्टियां समझ गए ना आप, नई नवेली पार्टियां, वो हर जगह विपक्ष को खा रही है, वो विपक्ष की जगह ले रही है और इसकी वजह है गलत मुद्दों का चुनाव, असल मुद्दों से दूरी। एग्जाम्पल दूं आपको, संसद में नए हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है, मतलब आज ही, लेकिन संसद के बाहर की तस्वीर बदली क्या? आप तस्वीरें दिखाइए संसद की जरा, ये देखिए। पप्पू यादव पर हमने लास्ट न्यूज की पाठशाला की थी, याद है आपको, एक्स्ट्रा क्लास से पहले। ये देखिए क्या आलम है। कट टू, मतलब वो फ्राइडे था, अब आ जाइए आज के दिन सोमवार, वही चीज, बस एक आध चीज बदल दी। क्या बदल दी? पप्पू यादव नहीं है, वो भगवा जो वस्त्र उन्होंने पहना था वो नहीं है, लेकिन हाँ, और वही लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, वही पेटी पड़ी हुई है, वही चंदा। अरे भैया, शुक्रवार को भी चंदा चोरी के मुद्दे पर संसद के बाहर विपक्ष ने सनातन धर्म को अपमानित करने वाला प्रदर्शन किया, सोमवार को फिर से वही प्रदर्शन। कुछ नया सोचो ना, बी क्रिएटिव पीपल। विपक्ष, खासकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, दोनों, इनको लगता है चंदा चोरी का मुद्दा विपक्ष के लिए काम कर जाएगा, जनता को इस मुद्दे पर कनेक्ट कर लेंगे हम लोग, लेकिन जनता के लिए तो चंदा चोरी चुनावी मुद्दा है ही नहीं। और ये बात मैं नहीं कह रही हूं, ये बात कोई बीजेपी का आदमी नहीं कह रहा है, कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं। नहीं यकीन होता? सुन लीजिए आप। चढ़ावा चोरी का मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी खूब उठा रही है, लेकिन अब तक राहुल अखिलेश राम मंदिर नहीं गए, क्यों? देखिए, चढ़ावा चोरी खत्म हो गया, अब ये मुझे नहीं समझ में आता। हम लोग आज भी शोर कर रहे थे, भाई चंदा चोरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बना दी, सरकार क्या कहेगी? सरकार यही तो कहेगी एसआईटी बन गई, तो एसआईटी तो बन गई, सुप्रीम कोर्ट ने बना दी, उसकी रिपोर्ट आने दो, फिर हंगामा करेंगे। अभी तो छात्र हैं, छात्रों पे चलिए, अभी इधर उधर की बात क्यों हो रही है? छात्र पे चलिए, सीधी लड़ाई छात्रों के लिए लड़ी है। और देखिए ऐसा है, इमरान मसूद की कई सारी बातों से इत्तेफाक ना रखे कोई ना रखे, लेकिन ये शख्स ड्राइंग रूम में बैठकर तो सियासत नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सीट संख्या 1 है सहारनपुर, लोकसभा सीट जो है ना, पहली है, वहां से चुनाव जीत कर आए, यानी लोगों के बीच में रहते हैं, तभी जाकर चुनाव जीते होंगे। और ऐसा तो है नहीं कि जो राहुल गांधी और बाकी तमाम लोग आरोप लगाते रहते हैं तो चुन चुन के ईवीएम एक को पसंद करती है और दूसरे को नहीं करती है। भाई जनता के बीच गए, मुद्दे समझे, तब जाकर चुनाव जीते। चुनाव लड़ने वाला नेता एक बार नहीं कई बार ये कह चुका है कि भाई ये मुद्दा नहीं काम करेगा। कौन सा? चंदा चोरी का। अभी तो छात्रों वाला, जेन जी वाला मुद्दा एकदम स्ट्रांग है, तो फिर उसी पर टिकिए ना, कौन सुने। ग्राउंड की समझ इनको बैकडोर के शीर्ष के करीब पहुंचने वाले नेताओं से ज्यादा है, उसके बावजूद
कोई नहीं सुन रहा है। ऐसा ही एक बयान समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने भी दिया था, वो भी सुना देती हूं आपको। वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं, तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था, गलत। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी शुरुआती दिनों से राम मंदिर दान चोरी का मुद्दा उठा रही है। वो तो उठाएगी, उठाती रहेगी। कांग्रेस जब साथ आई तो विवाद घिर गया। अब दूसरी पार्टियों में कोई कमेंट नहीं करना। समाजवादी पार्टी भी वहीं चंदा चोरी वाले मुद्दे पर अटकी हुई है और कांग्रेस भी वही चंदा चोरी वाले मुद्दे पर अटकी हुई है। मैं क्यों बता रही हूं आपको? बार बार न्यूज की पाठशाला में ये बताने के पीछे एक बड़ी वजह है, वो ये जनता की जो नब्ज है उसको ये विपक्षी पार्टियां नहीं समझ पा रही है। राम मंदिर में चंदा चोरी के मुद्दे का एपिसेंटर कौन सा राज्य बताइए मुझे? कहां हुई ये चोरी? अयोध्या में, यूपी में। उत्तर प्रदेश में विपक्ष में शामिल दो बड़ी पार्टियां कौन सी है? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, विपक्षी पार्टी। दो बड़ी पार्टियां हैं और इन दो बड़ी पार्टियों के ये दो बड़े चेहरे रामगोपाल यादव, इमरान मसूद, इन दोनों को लगता है कि चंदा चोरी के मुद्दे में चुनाव जीतने वाला पोटेंशियल नहीं है। फिर विपक्ष मुद्दे को सही तौर पर अपना क्यों नहीं रहा है? सही चुनाव उन मुद्दों का क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या विपक्ष इंतजार कर रहा है कि पेपर लीक जैसा जनता को कनेक्ट करने वाला मुद्दा सामने आए? तो भैया है ना, झारखंड में है इतनी हिम्मत कि आप वहां जा पाएंगे? है इतनी हिम्मत कि अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन कर पाएंगे? और इसीलिए कोई भी नई नवेली पार्टी जब बीच में आती है जनता के और कहती है ये ना सुन बेकरी आपकी, हम हैं, हम उठाएंगे मुद्दा, तो क्या होता है? वही होता है जो बांकीपुर में हुआ। अब देखिए, अब 12 मई को नीट पेपर लीक की खबर सामने आई। 16 मई को एक पार्टी बनी। अब वो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक तो बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, वो सिर्फ एक सोशल मीडिया पेज है। कॉकरोच जनता पार्टी, इस मुद्दे को उठाया उसने। सवाल यह है कि इस देश में करीब 3000 राजनीतिक पार्टियां मौजूद है। 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं इसमें, 67 स्टेट पार्टियां, रीजनल पार्टियां जिसे कहते हैं ना, 67, और 2854 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और 2854 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को अगर हम छोड़ भी दें तो 73 ऐसी पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती हैं और जीतती भी हैं। इसमें से एनडीए की 37 पार्टियों को आप छोड़ भी दें तो कितनी बच गई? 36 पार्टियां वो हैं जो विपक्ष की सियासत करती हैं। 36 में से एक भी जंतर मंतर पर पहला झंडा हाथ में लिए नजर आया नीट के बच्चों का? नहीं आया। कमाल देखिए, इन 36 पार्टियों में से किसी एक पार्टी ने और उस पार्टी के एक चेहरे ने यह दम नहीं दिखाया कि पेपर लीक के मुद्दे पर जाकर अनशन पर बैठ जाए, सड़क से संसद तक खड़ा हो जाए। पेपर लीक के मुद्दे को उठाने के लिए कहां से कोई एक चेहरा आता है? बॉस्टन से, फिर लद्दाख से एक शख्स आते हैं, अनशन करते हैं और उस अनशन के पीछे देश का युवा धीरे धीरे जुड़ता है। लेकिन विपक्ष के तमाम दिग्गज, सवाल यह है कहां थे? क्यों ये आत्ममंथन इस देश की सियासत ने किया है कि हमें यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, अगर सत्ता पक्ष हमारी नहीं सुनेगा तो विपक्ष की तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम तो कोई नया चेहरा ढूंढेंगे जिस पर हमें यकीन है। यानी अगर सरकार से आपको किसी तरह की कोई शिकायत है तो उसके लिए आप विपक्ष की मदद नहीं, आप किसी नए नवेले चेहरे पर भरोसा करना ज्यादा बेहतर समझेंगे। बहुदलीय भारतीय लोकतंत्र में चुनाव चेहरों के बीच सिमट रहे हैं। यह आत्ममंथन इस देश की सियासत ने किया। लेकिन बीते 12 साल को देखें तो भारत में सरकार के खिलाफ 2 बड़े प्रदर्शन हुए। एक में सरकार को कानून वापस लेना पड़ा, दूसरे में शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और दोनों में किसी एक भी प्रदर्शन को देख लीजिए विपक्ष की तरफ से नहीं किया गया।
दोनों में से किसी प्रदर्शन का सेहरा विपक्ष को या विपक्ष के सर पर नहीं बंधा। और इसकी वजह क्या है? अगर आप गौर से सोचेंगे तो इसकी वजह है मुद्दों का गलत सिलेक्शन। विपक्ष जब राफेल कर रहा था तब कृषि बिल पर सड़क पर संघर्ष शुरू हो गया था। विपक्ष जब राम मंदिर चंदा चोरी को मुद्दा बना रहा है तब पेपर लीक पर सीजेपी प्रदर्शन शुरू कर चुका है। यह सिर्फ प्रदर्शन की बात नहीं है, ऑल्टरनेट की बात भी है। जो सत्ता में है उसके खिलाफ ऑल्टरनेट। लेकिन ऑल्टरनेट कौन दे रहा है? बिहार में प्रशांत किशोर ने दिया, पेपर लीक पर प्रोटेस्ट करते हुए सीजेपी ने दिया। तमिलनाडु में 59 साल से सियासत की धुरी कौन सी पार्टी रही? दो, एक तो डीएमके रही, दूसरी एआईएडीएमके। इनके बीच ही सियासत डोल रही थी, घूम रही थी। इन्हीं दोनों पार्टियों को सत्ता मिलती रही। दोनों को अकेले एक एक्टर आता है, जोसेफ विजय, अपनी एक पार्टी लेकर टीवी के हरा देता है। और ये बनती कब है पार्टी? 2024 में। और इन दोनों पुरानी एकदम पार्टियों को हरा कितने सालों में देती है? केवल 2 सालों में। पंजाब में आ जाइए आप, अकाली दल कांग्रेस 56 साल से सत्ता की लड़ाई चल रही थी। 2011 में बनी आम आदमी पार्टी 11 साल के भीतर 2022 में दोनों को हराकर सत्ता हासिल कर देती है। हुई ना नई नवेली पार्टी। अब आंध्र प्रदेश में जाइए, 2022 में दोनों को हरा देती है। आंध्र प्रदेश में आजादी के बाद से कांग्रेस और टीडीपी के बीच चुनावी जंग होती रही हमेशा। लेकिन 2019 में टीडीपी को नई नवेली वाईएसआर कांग्रेस हरा देती है। कांग्रेस लड़ाई में कहीं दिखती ही नहीं है। दिल्ली में लगातार 15 साल सत्ता में रही कांग्रेस हारी तो एंट्री किस पार्टी की होती है? आम आदमी पार्टी की। और अब दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुख्य लड़ाई हो रही। कांग्रेस लगातार 3 चुनावों से क्या हासिल कर रही है? जीरो। ये वो राज्य है जहां जैसे ही कोई ताकतवर ऑल्टरनेट आता है वो विपक्ष वाली जगह को ऐसे भरता है कि सत्ता पक्ष को निगल जाता है और पुराना विपक्ष हाथ मलता रह जाता है। यानी राजनीतिक पार्टियों में जो जेनजी हैं पार्टियां, वो नया ऑल्टरनेट बन रही हैं। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 2011 से पहले ये चीजें अपवाद के तौर पर हो रही थी। असम में असम गण परिषद अपवाद, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी अपवाद। यही वो 2 पॉलिटिकल स्टार्टअप थे जिन्होंने परंपरागत विपक्ष को पीछे छोड़ दिया और ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का जौहर दिखाया था। लेकिन 2011 में आम आदमी पार्टी से लेकर आज की तारीख तक लोग विपक्ष का ऑप्शन तलाशने लगे हैं। भारत का इतिहास ऐसा रहा ही नहीं है। और इतिहास का भी आपको चैप्टर पढ़ा दूं अगर आप कहें तो। पढ़ा दीजिए। 1977 तक इस देश की केंद्र सरकार पर एक छत्र राज रहा एक पार्टी का। कौन थी वो? कांग्रेस। 1977 में आपातकाल के चलते जनता परेशान। चुनाव हुए, जनता ने विपक्ष पर भरोसा जताया और विपक्ष जो तब जनता पार्टी के रूप में एकजुट था, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आपातकाल के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके बड़े चेहरे कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे मोरारजी देसाई, किसान नेता चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे। सियासत के बाहर से कोई ऑल्टरनेट नहीं आया था। ये उसी पार्टी से टूटकर एक नया ऑल्टरनेट तैयार करते हैं। 1980 में इंदिरा गांधी वापस आती हैं। 3 साल पहले जिस इंदिरा गांधी पर तानाशाही के आरोप लगे थे, जनता फिर से उन्हें स्वीकार कर लेती है। किसी ऑल्टरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी सियासत की नब्ज को जानती थी। उस वक्त उन्होंने पकड़ लिया 3 साल में। 2011 में मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ अन्ना आंदोलन का जबरदस्त असर था। आम आदमी पार्टी के रूप में एक नया ऑल्टरनेट तैयार भी हुआ। लेकिन लोकसभा चुनावों में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जीत कर आती है, क्योंकि पिछले 5 साल में विपक्ष की जगह बीजेपी ने किसी को बढ़ने ही नहीं दी। तब की बात कर रही हूं। जनता का गुस्सा जब उफान पर होता है तो विपक्ष सत्ता पक्ष में आ जाता है। लेकिन भारत की ताजा सियासत में विपक्ष से ज्यादा नई नवेली राजनीतिक जेनजी पार्टियां लोगों को लुभा रही हैं, कनेक्ट कर रही है।
140 साल पुरानी कांग्रेस हो या लालू के मेहनत के दम पर खड़ी हुई तेजस्वी की आरजेडी, जितनी जल्दी ये बात दोनों समझ ले उतना बेहतर होगा। नहीं तो जैसे पंजाब में अकाली दल को आम आदमी पार्टी ने रिप्लेस कर दिया, दिल्ली में कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया, वैसे ही बिहार में आरजेडी को और केंद्र में कांग्रेस को रिप्लेस करने वाली पार्टियों की नींव रखी जा रही है।